बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने लोकोमोशन, मूवमेंट और क्या क्या चीज़ देखी थी, एक दो चीज़ें और देखी थी। क्या थी, याद दिलाएगा मुझे कोई? न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें देखी थी। और हैं रिसेप्टर्स, है ना। रिसेप्टर्स के और भी टाइप्स होते हैं जो आप लोगों ने देख लिए, है ना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स और टैंगो रिसेप्टर्स। वेरी गुड, ठीक है। सब बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, इसका मतलब, है ना। डर तो है तुम लोगों को थोड़ा बहुत, चलो अच्छा लगा, ये डर होना चाहिए, है ना बेटा। अब ये कह रहा है कि सर जिस दिन मैं काम करके लाता हूँ उस दिन कॉपी चेक करते नहीं हो, है ना बेटा। अब मैं कॉपी तेरी उस दिन चेक करूँगा जिस दिन तेरा काम नहीं हो। कॉन्फिडेंस देख रहा है आगे का, कह रहा है वो दिन नहीं आएगा। एक ही दिन में सही हो गया वो, अब नहीं आएगा बेटा, तेरा तो कल ही आ जाएगा, जिसके नाम पता पड़े। कह रहा है अगली ईद इसके नाम होगी। ऐसा कुछ नहीं, तो मैं इतना कट्टर आदमी दिखता है, इतना शांत सा आदमी हूँ मैं। चलो अब ध्यान से देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारे पास कौन सा रहने वाला है? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग प्रोसेस क्या समझने वाले हैं और उसके बाद पूरी डिटेल में इसके एनालिसिस करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में आप लोग पहले इस चीज को समझिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है बेटा, इसमें जो ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा गया। ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बांटा जाता है और इसमें हमारे पास एक तो आता है सीएनएस और एक आता है पीएनएस। सारी अब ये सीएनएस और पीएनएस क्या वाला है, सुनो बेटा। सीएनएस आपके पास होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट हमारे पास होते हैं बेटा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट देखे गए हैं वो हमारे पास कौन से हैं बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो रिमेनिंग हमारी बॉडी की नर्व्स हैं और जो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, अब हर जगह तो ब्रेन नहीं है ना बेटा, हर जगह तो ब्रेन नहीं है। अब आपके घुटनों में दिमाग है, देख तेरे घुटने में दिमाग तो नहीं है, इसके उसके इसके तो वैसे ही तेरे बहुत है। बोल भी कौन रहा है बेटा? ओल्ड हो गया। सुनो 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 मेरी बात सुनो, घुटना में दिमाग तो नहीं है ना किसी का? क्यों नहीं? ये सर दिमाग तो यहाँ होता है, लेकिन सर हमारा काम करता नहीं है। लेकिन वो बायोलॉजिकली एक पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। आपके घुटनों में भी दिमाग है, लेकिन वो डायरेक्ट दिमाग नहीं है, इनडायरेक्ट दिमाग है। वो कौन सा दिमाग है? आपका पीएनएस वाला है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर मतलब क्या है सर? देखो आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स और बाकी सारे न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन हो रहे हैं वो हम लोग पूरी बॉडी में किसके अंडर रखते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये भी हमारे पास दो टाइप का बनेगा फिर, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। वो अभी हम लोगों को नहीं जानना है इतना डिटेल में, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व और इसका एसोसिएशन, नर्व्स एंड देयर एसोसिएशन। किसके साथ बेटा? देखो एसोसिएट तो बाद में होगा तो इसी के पास ही, पर जनरली हमारे पास यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड तक माना जाता है। सर रीजन? एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड के बाद बाकी सारी चीजें फिर ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, तो फिर वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो नर्व्स और उनका एसोसिएशन ये किस कैटेगरी में रखा गया है हमारे पास? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में रखा गया है बेटा हमारे पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया काम कैसे करती है कोई भी चीज, तो आप ऐसे समझिए जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अभी कुछ बोल रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच रही है और ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप लोगों के पास कुछ पहुंच रही है तो आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, फिर वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपके ईयर ड्रम्स वगैरह तक जा रही है, फिर उसके बाद
अंदर वाइब्रेट कर रही है, सब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था बेटा। फिर आप लोगों के ऑडिटरी नर्व की मदद से आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। तो बेसिकली लास्ट स्टेप देखो वो ऑडिटरी नर्व से ब्रेन वाला। तो यानी कि कोई भी चीज आप लोगों की ब्रेन तक पहुंचने से पहले क्या हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है। और ब्रेन तक पहुंचने के बाद अब जो मैं चीज बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को देर में समझ आए, हो सकता है किसी को तुरंत समझ में आ जाए, और हो सकता है किसी को समझ ही ना आए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरी क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। एक्टिंग तो तुम लोग सारे करते हो कि हाँ सर समझ तो आ ही रहा है, पर आता कुछ है नहीं। जब टेस्ट लेते हैं तो बस वही का वही रह जाता है। तो कहने की मेरा मतलब ये है, लेकिन प्रोसेस सबके अंदर सेम है। ऑडिटरी नर्व, फिर आपका दिमाग में, फिर वो प्रोसेसिंग, एंड देन यू विल थिंक एंड देन रिएक्ट कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ गया सभी बच्चों की हमारे पास काम कैसे करेगा ये? ब्लर ब्लर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसी शायद होनी तो नहीं चाहिए और हो भी नहीं रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों ने ये देखा कि हमें रिफ्लेक्स एक्शन क्यों पढ़ना है। तो अब हम लोगों ने जाना कि सर हमारा नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है। सुनो, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने से पहले जो मैंने आपको अभी बोला उसको दोबारा एक दूसरी सिचुएशन में रख के देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के पास, मैं कहता हूं कोई भी चीज को आप लिख के देखो, तो लिखने से पहले आप सोचोगे ना कि हमें क्या लिखना है, उसके बाद आप लिखोगे उस चीज को। तो आपको सोचने के थोड़ा सा समय तो लगेगा, उसके बाद फिर आपने जो सोचा वो प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस होने के बाद आप लिखोगे। तो ये तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ब्रेन की थिंकिंग तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं लग रही है आप लोगों को? अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का सपोज कीजिए तवे पे हाथ रख दिया किसी ने, या फिर प्रेस पड़ी थी, आपका ध्यान गया नहीं, आप चलते चलते आपका पैर प्रेस पर पड़ गया। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं कि पहले आपका तवे पर हाथ रखा हुआ था, अब अपने हमारा इंतजार करेंगे, चल भाई ब्रेन तक पहले मैसेज जा कि मेरे को हॉट महसूस हो रहा है। तो आपका ब्रेन तक मैसेज जाएगा, फिर वो ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद ब्रेन कहेगा अच्छा भाई तेरा ना गर्म हाथ है, गर्म चीज पे हाथ पड़ा हुआ है, तो अपना हाथ हटा ले। बेटा इतनी देर में तो हाथ आपको ही पता है क्या हो जाएगा, तवा गर्म होगा तो पूरा यहाँ से जल जाएगा, ये स्किन खत्म भी हो सकती है जल के। लेकिन होता कुछ उल्टा है, होता कुछ ऐसा है कि आप लोग सीधा तवे पे हाथ रखते हो, गर्म होते बिना सोचे समझे विदिन अ स्पैन ऑफ मिली सेकेंड्स आप हटा लेते हो। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास ब्रेन का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच ही नहीं रहा है, ब्रेन तक चीजें पहुंच ही नहीं रही हैं, ब्रेन तक चीजें जा ही नहीं रही हैं। यानी कि अगर हम लोग एक्सीडेंटली किसी चीज, गर्म चीज को या ऐसी चीज को टच करते हैं, तो हम लोग एक एक्शन को लेकर आते हैं जो कि ब्रेन से रेगुलेट या ब्रेन से कोऑर्डिनेट नहीं होता है, किसी और चीज से कोऑर्डिनेट होता है। वो हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी तक जो हमें समझ है उसका मतलब ये है कि सर ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में तो जाएगी नहीं, क्योंकि जब तक दिमाग तक जाएगी वो प्रोसेस करेगा और अपने आंसर भेजेगा, तब तक तो हमारे हाथ जल चुके होंगे। तो बेटा सुनिए अब ध्यान से, अब होता क्या है इस केस में कि जितने भी हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, ध्यान सुनना कि आपने किस चीज पे टच किया है, तो कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों के पास काम आ रही है, वो आपकी सेंसरी नर्व्स काम आ रही हैं। वो सेंसरी नर्व्स का जो एक कलेक्शन है वो जाता है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन पे नहीं जाएगा। बाकी केस में हमने यही देखा ना बेटा कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे जाएगा, फिर ब्रेन वहां भेजेगा, फिर वहां से आगे आएगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन वाली चीजें हैं ये आप लोगों के पास ब्रेन तक नहीं जाती हैं। जो भी आप लोगों के नर्व का कनेक्शन है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा हॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका बेटा? स्पाइनल कॉर्ड का। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें आपको जाननी है वो चीजें मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे हॉर्न्स के भी अंदर है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर सारी चीजें होती हैं, बट हम लोगों को नहीं जानना। जितना जानना है, जितना आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल तक आएगा 10th क्लास में, वो मैं आपको सब कराऊंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए, ठीक है? अब ध्यान सुनिए बेटा,
जैसे ही आप लोग किसी एक हॉट चीज, स्पाइनल कॉर्ड का है हमारे पास, अब इससे आगे ब्रेन में जाता है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। अब आप लोग जैसे ही किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो होगा क्या कि जब आपके हाथ में बेटा किसी भी एक गर्म चीज को टच किया, ये एक पेन है जो कि काफी गर्म था और आपने इसको गलती से टच कर लिया। टच करते ही यहाँ के जो आपके सेंसरी नर्व थे उसका जो मैसेज है वो आपके पास पहुंचेगा। ध्यान से सुनना कैसे पहुंचेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना कैसे पहुंचेगा बेटा। आपके पास यहाँ पर बीच में एक पार्ट आएगा, बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। ध्यान सुन लेना, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए जो बीच में आता है, यानी कि आपके सेंसरी नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कौन सा पोर्शन आएगा, वही सब दे देगा वो उठा के। तो एक यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। क्या आएगा बेटा, डोर्सल। बेसिकली यहाँ पे ना एंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं, डोर्सल हॉर्न्स और एंटीरियर। इतना हमें नहीं जानना, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस वही समझो कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने से पहले एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन के पास से होते हुए मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज पहुंचता है ये फर्दर आगे ब्रेन में ट्रांसमिट ना होकर यहीं से वापस आ जाता है आपके सेंसरी नर्व्स पर। जो ब्रेन तक जो स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व मैसेज लेकर जाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा दोबारा से, ऐसे नर्व जो हमारे पास हमारे ऑर्गन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे पास एफरेंट नर्व। कौन से होते हैं बेटा, एफरेंट। ये वाली जो नर्व है इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, एफरेंट, AFFERENT। एफरेंट नर्व क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास जो आपका सिग्नल है उसको लेकर जाएंगे अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड वाया डोर्सल रूट गैंग्लियन। समझ में आई इतनी बातें बेटा? डोर्सल रूट गैंग्लियन का फंक्शन कुछ होता है? बेटा हाँ, इसके फंक्शन तो होते हैं लेकिन अभी हम लोगों को इससे थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, जो आपको बताना है मैं बता रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, ठीक है, क्योंकि बेटा डिटेल में तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाने में ही, अब इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स समझाने में, पॉलीसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, ये सारे समझाने के चक्कर में आपकी पूरी 1.5-2 क्लास मैं इस पे भी ले सकता हूँ, बट इतना हम लोगों को नहीं जानना। 10th के लेवल पर जो आपकी NCERT में 100% कवर रहेगा, और उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव जो आप एग्जाम्स देते हैं NTSC या ओलंपियाड वगैरह, उसमें जितना आएगा, आई ट्राई माय बेस्ट। देखो मैं 100% नहीं कह सकता कि मैं जो करा रहा हूँ वही आएगा, ऐसा अगर कोई टीचर कहता है तो शायद वो भी, क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जामिनर के माइंड में क्या सेट चल रहा है, तो उसमें हम लोग नहीं कह सकते, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी चीज़ें कॉम्पिटिशन में पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएं। पढ़ाने को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूँ, पर एक क्वेश्चन के लिए इतना डीप में जाना कि आप बाकी चीज़ों को छोड़ दो, वो गलत होता है। ठीक है, आगे चलें बेटा, यहाँ पर ध्यान से। एफरेंट नर्व क्या करता है बेटा, हमारे पास जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है ये कहता है भाई ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स है और आप इसको ब्रेन तक ना पहुंचाओ, मैं खुद बता रहा हूँ कि ये इमरजेंसी है, आप यहाँ से चले जाओ और उसको बोलो हाथ हटा लो। तो ये जो आपका नर्व का कनेक्शन था वो कलेक्टिवली कहाँ पर जाकर खुलता है, स्पाइनल कॉर्ड में। वहां पर जैसे इंफॉर्मेशन पहुंची तो दूसरा जो नर्व आता है वो होता है हमारे पास इफरेंट, और ये जो इफरेंट नर्व होता है ये कहता है भैया देख ऐसा है तुरंत हटा ले, छू लिया हटा ले। ये जो आप लोगों के पास आपका एक्शन है विदाउट इन्वॉल्विंग द थिंकिंग प्रोसेस। ध्यान सुनना, थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व था, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऐसा एक्शन जो ऑन द स्पॉट होता है विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग और एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब सुनिए, कई बार पूछते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन लिख के आ जाते हैं। बेटा सुनो, ये जो प्रोसेस है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन जो पाथ इस दौरान हुआ है, जो पाथ ट्रेवल किया गया है, देखो ना बेटा, ये इफरेंट न्यूरॉन गया, उसके बाद यहां से ऐसे जाके और एफरेंट न्यूरॉन लेकर गया और इफरेंट न्यूरॉन लेकर आया बेटा, है ना। तो ये जो हमारे पास इसका पाथ होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथ चूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ चोजन is the reflex arc, या the path during the reflex action is called reflex arc। आप कुछ पूछ रहे हो? स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा क्या होता है जो सिग्नल भेजता है? इस नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि सर स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा क्या है कि आपका जो सिग्नल है वो वहीं से जाके खत्म हो रहा है और उसके बाद तुरंत वापस आ रहा है, राइट। देखो बेटा, एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नर्व्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं, जिसकी मदद से हमें ये बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है कि वो इमरजेंसी में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स, ठीक है, तो वो सेंस कर लेते हैं कि ये इमरजेंसी वाला है या फिर थिंकिंग वाला है। हालांकि थिंकिंग में भी इतना टाइम लगता है, जैसे तुम्हें बक बक कर रहे हैं तो हमें सोचना थोड़ी पड़ता है, पर फिर भी सोच तो हो ना कि क्या बोले, मुझे पता है नहीं करते, फिर भी क्या बोलना है, जैसे मेरे को अब क्या बोलना है इसके लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी अगर मेरे किसी के जले हुए पे या फिर कहीं पे बिल्कुल ऐसी जगह पर हाथ लग जाए, मैं सोचूंगा मैं तुरंत हटा लूंगा ना बेटा, तो तुरंत हटाना किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स का कलेक्शन है जो एक साथ इन्फॉर्मेशन लेकर, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है, इसलिए आप जल्दी हटा सकते हैं। और बाकी पूरा इसका डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट ज़्यादा जितना 11th में है उतना अगर आपको चाहिए दैट आई कैन ईजिली टेल यू। जो मेडिकल एंट्रेंस तैयारी करते हैं वहाँ तक की जो चीज़ें आती हैं कि मैंने भी करी थी, मेरा तो हुआ नहीं सर, ऑनेस्टली नहीं हुआ। हाँ जी नर्व सेल सीएनएस में आता है, पीएनएस में आता बेटा, है? नर्व सेल्स आपके पीएनएस में आते हैं, नर्व सेल्स 100% आपके पीएनएस में आते हैं, ठीक है। क्लियर है ये कहानी? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गया बेटा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यही डायग्राम आप बना के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक में अच्छा से बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं कि आपके पास इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है और कैसे करता है। देखो, इफरेंट न्यूरॉन आपके पास सीएनएस से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का पार्ट है ना, नर्व्स पीएनएस का है, तो इट इन्वॉल्व्स बोथ पीएनएस एंड सीएनएस, बट सीएनएस में ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही सीमित रखता है चीजों। समझ में आई बातों को? तो यहां से जो इफरेंट न्यूरॉन है, इट टेक्स द इंफॉर्मेशन टू द अफेक्टेड पार्ट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन। ये किसका काम है? इफरेंट नर्व का। फ्रॉम ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये किसका काम है? एफरेंट नर्व का। क्लियर है ये सब बातें? अब ये जो आप लोगों के पास बेटा आपके रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड। अब सर ये कंडीशन और अनकंडीशनड क्या है बेटा? कंडीशनड होती हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन ये वाली होती हैं जो आप लोग सीख कर आते हैं, विच यू लर्न, विच यू इमिटेट। जैसे कि एक बच्चा है, अगर उस बच्चे को आप सीधा गर्म पे हाथ रखाओगे तो वो रोएगा, वो हटाएगा थोड़ी आदत, उस बच्चे को पता ही नहीं है। पर जब उस बच्चे के अंदर समाज को देखने की, थोड़ा सा चलने की व्यवस्था आ जाएगी, तो आप कितनी तेज बोल दो, बेटा लू लू लू, टच नहीं करना, यही तो बोलते हो तुम, है ना। तो वो लू का मतलब नहीं समझेगा, लेकिन एक बार वो छू लेगा तो कभी दूसरी बार गर्म नहीं छुएगा बच्चा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने वो लर्न किया, वो उसका कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, वो उसने लर्न किया, इमिटेट किया, उसके बाद सीखा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे एक्शन को कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक छोटी सी क्वालिटी होती है, दो क्वालिटी अगर आपने देखी हो। पहला, अगर आप उसके हाथ में अपनी उंगली रख देंगे तो छोटा बच्चा आपके हाथ की उंगली को आराम से पकड़ लेता है। आपने तो नहीं सिखाया ना बेटा, कोई भी उंगली तो पकड़ लो, वो कोई सी भी उंगली दोगे पकड़ लेगा।
दूसरा, जब वो निप्पल्स को सक करता है, किसके लिए बेटा? फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जब मम्मी ब्रेस्ट फीड कराती हैं या फिर जब वो दूध पी रहा होता है बच्चा, तो वो जो सकिंग ऑफ निप्पल्स है वो सीख के थोड़ी आया है या किसी ने बताया थोड़ी बेटा। ऐसे तो कोई नहीं करता ना बेटा। मुझे पता है तू बड़ा होकर सीखा है, लेकिन बेटा उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे। उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे। गंदे बच्चे, बचपन में सीख के आया था तू ये काम? बोले बेटा तू सीख के नहीं आया था, ये तेरे अंदर भगवान ने दिया है टैलेंट कूट कूट के, कि इसका इस्तेमाल, मतलब इसका सही इस्तेमाल करो उस टाइम के लिए, है ना। आगे करोगे मुझे पता है, छोड़ो हंसना बस खत्म। मुझे ही पता है टॉपिक बहुत दूर चला जाएगा बेटा। ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही है चीज, ठीक है। ऐसे अच्छे बच्चे बने रहो, हंसना नहीं है। हो गया, खत्म, ठीक है, टॉपिक खत्म। आपको समझ आ गया अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें आप लोग इमिटेट या लर्न करके नहीं सीखते, वो नेचुरली इनबिल्ट होता है, ठीक है। समझ में आया? इसके एग्जांपल समझ में आ गए। अब आप लोगों के पास अगर रिफ्लेक्स में पूछा जाएगा तो बेटा आपकी बॉडी में दो जो मेन आपके होते हैं रिफ्लेक्स, वो आपके दो मेन आपको याद रखने होता है। एक आपका होता है नी जर्क रिफ्लेक्स, एक इसमें भी रिफ्लेक्स होता है, और सॉरी एल्बो जर्क रिफ्लेक्स, और एक नी जर्क रिफ्लेक्स, है ना। ये दोनों जो है जर्क रिफ्लेक्स में काम आते हैं। ये तुमसे पूछा जाएगा, और अगर ज्यादा ही पूछ रहे तो पूछ लेगा इसका टाइप कौन सा है, तो वो मोनोसाइनेप्टिक है, पॉलीसाइनेप्टिक है। तो याद रखना सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए। मैं अब अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि सर ये क्या है, मैं बता दूंगा, कोई काम का नहीं है, टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। बस अगर क्वेश्चन आ सकता है तो क्या फ्रेम हो सकता है 10th लेवल पे एनटीएससी पे आए, ये तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों के पास ये जो दो जर्क रिफ्लेक्स हैं, कौन से बेटा? नी जर्क रिफ्लेक्स और एल्बो रिफ्लेक्स या एल्बो जर्क रिफ्लेक्स। बेटा ये दोनों हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसाइनेप्टिक। सर इसका मतलब क्या है? एक से ही एक ही अभी छोड़, डिटेल में क्यों जाना बेकार में। बाकी इसके अलावा कोई भी रिफ्लेक्स पूछेगा आपकी बॉडी का, वो सारे के सारे पॉलीसाइनेप्टिक होंगे, मल्टीपल चीजों से चल रहे होंगे, ठीक है ना। और ये एक ही न्यूरॉन से काम कर जाते हैं। वो कैसे, क्या, पूरी डिटेल में जानने के लिए क्लास 11th में मेडिकल की तैयारी कर लेना जिसको करनी है। मैं तो साफ बोलता हूँ बिल्कुल मत करना। वो एक एफरेंट डिफरेंट तो हर किसी में होगा बेटा, ये कॉम्बिनेशन होगा ना पूरा, ये तो हर किसी में होगा। बिना इसके तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन बन ही नहीं सकता। रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा कॉम्बिनेशन में आप लोगों के पास ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है? तो ये दोनों आपके मोनोसाइनेप्टिक, बाकी कोई भी पूछ ले यार, ये सारे पॉलीसाइनेप्टिक हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप नोट में नहीं डालेंगे अभी जो नोट्स बनाएंगे तो मुझे उसमें कोई ऐतराज या दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्लियर हो गया। एक बार एनसीईआरटी दे दो, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करके बता देता हूँ। अगर कुछ छूटा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बेटा बोलो, आप क्या पूछ रहे हो? बच्चों में सिर्फ यही दो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। बेटा जितना बच्चों का मुझे पता है उनमें यही दो चीजें होती हैं। बाकी इसके अलावा आप आपके ऊपर अपना डाल के देखोगे तो नहीं बेटा, बॉडी की जो मूवमेंट है वो जिंदा है या नहीं है वो तो डॉक्टर वैसे ही बता देंगे तुम्हें, है ना। नोट्स देते हैं रो जाओगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लंग्स के अंदर की एयर को चेक किया जाता है। अगर लंग्स फूले हुए हैं और उसके बाद अगर बच्चे की सपोज डेथ हो गई है तो इसका मतलब उस बच्चे की डेथ कब हुई है? जब वो बच्चा इस दुनिया में आया है, क्योंकि यहाँ के प्रेशर के साथ उसके अंदर हवा गई होगी। लेकिन अगर उसमें जो वॉल्यूम, मतलब लंग्स में बिल्कुल एयर ही नहीं गई है, डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, मैंने आपको ब्रीदिंग में बताया था ये, है ना, जो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है एग्जैक्टली। तो अगर वो हवा है ही नहीं तो इसका मतलब अंदर ही डेथ हो गई है, वॉर्म में रहते रहते डेथ हो गई है ना। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा बच्चे की मूवमेंट को करने के, है बेटा। हाँ आई ब्लिंक वो भी अनकंडीशनड ही है, वो भी कोई सीख के थोड़ी आता है। तुम्हारे आंखों में डालेगा तो सीख के आया था कि बेटा ऐसे वाली नहीं, ये वाली तो कंडीशन कर रहा है। ये तो तब करता है जब तेरे आसपास वो है, ये करता है और सामने तू होता है, वो करता है, ठीक है। अच्छा देखो एक बार फटाफट से व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारा टॉपिक टच कर दिया है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पांस टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। समझ में आया? जंप करना, फ्लेम से हटाना, ये सब रिफ्लेक्स में आएगा। आई वाज सो हंग्री माय माउथ स्टॉप्ड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। मुंह में से पानी आ जाता है खाना, वो तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन पे कमाल,
ठीक है, what exactly do we mean? A common idea in such example is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. हम लोग बिना सोचे समझे ये सारी चीजें कर देते हैं. Next, yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment. Full stop. How is control and coordination achieved in this situation? ये तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इस केस में कैसे होता है. जो आपको पिछला केस समझाया था वहां तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि चीजें कैसे इंफॉर्मेशन जाती हैं, आप कैसे कंट्रोल करते हो, फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हो. लेकिन इस सिचुएशन में आप कैसे करते हो ये हम लोग पढ़ते हैं. लेट अस कंसीडर दिस फर्दर. टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल. टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल. हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burnt. सोचो और उसके बाद सोचो कि हाँ यार जल सकते हैं, आग पे हाथ रख के जल सकते हैं. And therefore move ahead. ऐसा तो हम नहीं करते. Well, आगे क्या कहता है हमसे? An important question then is how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. यही समझाया मैंने आपको कि हर बच्चे की समझने की सोचने की क्षमता अलग होती है. इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका एक्शन तेज होगा, जिसका कुछ कम होगा. राइट, ऐसी चीजें हमारे पास चलेंगी. रिफ्लेक्स टाइम होता है वो वेरी करता है. हाँ, रिफ्लेक्स टाइम भी वेरी करता है. और अगर किसी को आपको चेक करना है रिएक्शन टाइम तो आप ऐसे कर सकते हैं. एक दूसरे बच्चे खेल लेना, एक स्केल ले लेना और अपना हाथ ऐसे कर लेना. शायद मैंने आपको 9th में बताया भी था ये रिएक्शन टाइम. उसके बाद यहाँ से गिरा देना और उसके बाद यहाँ पे पकड़ लेना. आप t √2h/g लगा देना. कितनी हाइट पे उसने पकड़ा है, g की वैल्यू तुम्हें पता होती है, उससे उसका रिएक्शन टाइम कैलकुलेट हो जाएगा. खुश? मजा आ गया? पढ़ा दूं भाई? ठीक है. आगे हमारे पास आता है इफ नर्व इंपल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर. आपको पूरा समझाया है मैंने. ठीक है बेटा, नीचे रख के ऐसे पकड़ रहा है इसलिए ऐसे ही गिरेगा वो. ठीक है ना, आप सब यही कर लो. पहले ये कर नहीं, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ. मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ. नारायण. ठीक है. नेक्स्ट thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons, right? So if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neuron. Intricately मतलब होता है बहुत साथ एक साथ गुच्छे से बने हुए. ठीक है. It sits in the forward end of the skull and receives signals all over the body which it thinks बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू देम. बताया था ना, बात करने से पहले सोचते हैं. वो फोर ब्रेन की बात करने वाला है बेसिकली. भी हम आगे करेंगे इसके बारे में. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स. सिंपल सी बात है, नर्व से कनेक्ट रहना ही चाहिए. कहाँ गया? कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सिमिलरली if this part of the brain is to instruct muscles to move, अगर इस पार्ट का ब्रेन बोलता है भैया मसल को मूव कराना है तो क्या होगा? नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो यहाँ से अगर तुम्हारे पास लगा कि इस मसल को मूव कराओ ऐसे, अभी कैसे कर रहा हूँ मेरी मर्जी, क्योंकि इसने कहा है कि भाई तेरे को दिखाना है बच्चों को, तेरे को मसल को मूव करते हुए दिखाना है, तो बेटा ऐसे करते हुए दिखा रहा हूँ. और भी कुछ करूँगा? अच्छे कर दो. सिटअप्स तो वही करता है ना. सिटअप्स मैं क्यों करूँगा बेटा? मैंने भी गलती थोड़ी करी है. जब मैं करूँगा उस दिन लगा दूंगा मैं. ठीक है. तो आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, बेटा ये की दे देना उनको, की पास कर दे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास क्या आ रहा है. कहाँ गया? हाँ, इफ ऑल दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न. अगर भैया ये सब चीजें अगर सोचने लगे हम लोग कि ब्रेन तक गया, ब्रेन से आ जाए तो जल जाएगा ना हाथ. तो यहाँ पे ये बोलता है हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट. इफ द नर्व्स डिटेक्ट हीट were to be connected with the nerve that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. तो ये कह रहा है कि भैया इससे अच्छा कि हम लोग सोचें कि हमें हीट हुई है, जलन हुई है, जला है, इससे अच्छा वो जो नर्व रिसेप्टर्स जो हमारे हाथों पे या उस जगह पर हैं या पूरी बॉडी में हैं, अगर वही अपना काम फटाफट से कर लें तो हम लोगों को एक्शन जल्दी से करने का रिएक्शन मौका मिल जाएगा. हाँ जी. ऐसा कोई सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी को कुछ फील नहीं होता? क्या? ऐसा कोई सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी को कुछ फील नहीं होता? कोमा. मैं कह रहा है ऐसा कुछ होता है जब बॉडी कुछ फील नहीं होता. कोमा, ब्रेन डेड, कोमा.
कोमा। सर पैरालाइज जाता तो किसको फील नहीं होता? क्या बेटा? मतलब पैरालिसिस होता है तो हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है उसमें, लेकिन ये हाफ काम डिपेंड भी करता है फिर वो कैसा पैरालिसिस कितना इफेक्ट तक हुआ है, तो बॉडी का वो एक पार्ट थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा और क्या, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो काम करेगा उसमें तो बेटा सेंसेशन तो होगी रहेगी। आगे चलते हैं, उनके रिफ्लेक्स एक्शन कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, फिगर दे रखी है आपको। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो इनपुट समझ में आ गया आपको और आउटपुट समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं, एक तो ये छूट जाता है बार बार। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट। तो बेसिकली फर्स्ट तो यहाँ पे मीट करते हैं इनपुट और आउटपुट वाले, ठीक है, तो यहीं से आगे न जाकर वापस आ जाएंगे, ये यही कहना चाह रहा है। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to brain। तो यहाँ से ये तो बता रहा था मैं आपको कि यहाँ से बंडल में बन के कहाँ जाएंगे, ब्रेन तक, लेकिन ये वाली जो केस होता है इस केस में ब्रेन तक नहीं जाती हैं। Reflex arcs are formed in the spinal cord, although the information input also goes on to reach the brain, but हम उससे पहले अटैच हैं, ब्रेन में जाते हैं, इसका हम लोग कहते हैं अबे यार हमने गलती कर दी, हमें जले पे इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं कि ब्रेन में जाती नहीं है, आइए तो जाएगी जाएगी, पर यहाँ पे जाने से पहले हम लोग पहले याद डालेंगे। समझ में आगे कहानी क्या कहना चाह रहा है ये? सर अगर बाय चांस सिग्नल आगे ब्रेन में जाने लगे तो टाइम लग जाएगा बेटा। अगर बाय चांस सिग्नल आगे ब्रेन में जाने लगे नहीं, 100% सिग्नल ब्रेन में जाते हैं। ये सर बाद में नहीं, पेन जो- फील होता है। हाँ, तो बाद में पेन रिसेप्टर्स पे काम करते ही हैं तुम्हारे। वो तो ब्रेन की उससे करता है। हाँ, वो ब्रेन की मदद से ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्यों आया है? क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस हमारा इतना फास्ट नहीं है। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। क्यों? अब आपको पता होगा, आप लोगों ने, खैर आपके टाइम पे चैप्टर डिलीटेड है, पर फिर भी मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, उससे मैंने आपको जो पॉरीफेरा वगैरह बताए थे, मैंने बताया था उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम है ही नहीं। जब उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट, वो तो सोच ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से, तो है ना। और जो उसके बाद भी है उनमें लेडर लाइक नर्वस सिस्टम था, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना सोचने में, जिनके पास बेचारों के पास नर्वस सिस्टम ही नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हर किसी के पास हो जाता है, यही कहना चाह रहा है। So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process। जब सोचना ना पाए तब रिफ्लेक्स एक्शन काम करते हैं। However, even after complex neural network have come to existence, reflex arc continue to be the more efficient for quick action। यही कह रहा है कि कितना भी ब्रेन आ गया और सब कुछ आ गया और सब कुछ होगा ये वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, ये काम भी क्या होता है, मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा और रिले न्यूरॉन लेकर आएगा, ठीक है। सो रिले न्यूरॉन पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन और मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन। रिले न्यूरॉन पे, दोबारा गलती, रिले न्यूरॉन पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी चीज को? सेंसरी न्यूरॉन भी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगी, कहाँ तक, रिले न्यूरॉन तक। रिले न्यूरॉन से फिर किसमें जाएगी वो, मोटर न्यूरॉन। तो बेसिकली एफरेंट और इफरेंट है ना, ये सेंसरी, यहाँ पे रिले और यहाँ पे मोटर, वही बात है बिल्कुल जो इसमें आपको बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? अब हम लोग आगे चल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो ह्यूमन ब्रेन है, और आई होप छोटा सा हम लोग ह्यूमन ब्रेन का पार्ट निपटा सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट कर ले। फोर ब्रेन वाला पार्ट अच्छा समझा देता हूँ, डिटेल में हम लोग बाद में कर लेंगे। तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या क्या इसमें आएगा, ठीक है। देखो, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा ह्यूमन ब्रेन आप लोगों का एक स्कल के अंदर बॉक्स होता है जिसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, उस बॉक्स का नाम होता है क्रेनियम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ब्रेन बॉक्स किसे कहते हैं, तो बेटा ब्रेन बॉक्स का क्या नाम होता है, क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर बेटा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर आएगा और ये ब्रेन बॉक्स क्रेनियम है, तो इस क्रेनियम के अंदर कुछ ऐसे आपको मेनिंजेस दिखाई देंगे, ऐसे आपको मेनिंजेस दिखाई देंगे। और बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो ये जो क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब फोल्ड, इन फोल्डिंग्स, ठीक है, ऐसे कई सारी होंगी। ये बेसिकली 3 लेयर की होंगी। 3 लेयर में जो आपके पास मेनिंजेस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बेटा
वो हमारे पास होती है ड्यूरा मैटर, सेकंड होती है बेटा अरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर ये जनरली थिन होती है, एरेक्नोइड मैटर थिन होती है। और पी होती है पाया मैटर, है ना। और किसी किसी में ये डिफ्यूज भी हो जाते हैं एक साथ, किसी किसी में सिर्फ 2 ही होती हैं। इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना, इतना भी बहुत है तुम्हारे लिए कि ब्रेन की जो मेनिंजेस है वो हमारे पास 3 लेयर की बनी हुई है। क्रेनियम की जो हमारे पास मेनिंजेस है वो कितने लेयर की बनी हुई है? 3 लेयर। बाहर से अंदर आएंगे तो हमारे पास सबसे बाहर क्या होगा? ड्यूरा मैटर, फिर कौन सा मैटर होगा बेटा? एरेक्नोइड मैटर, और फिर कौन सा मैटर होगा? पाया मैटर। बस आपको इतना ही जानना है कि ब्रेन का जो स्कल बॉक्स होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम में कुछ मेनिंजेस होते हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो आपके पास ये काम। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब ह्यूमन ब्रेन को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, और वो 3 कैटेगरी आपके पास कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले आपके पास आपका क्या आता है बेटा? फोर ब्रेन। सेकंड में बेटा आपके पास क्या आता है? आपका मिड ब्रेन। और बेटा थर्ड में आपके पास आपका क्या आता है? हैंड ब्रेन। अब ये जो 4 ब्रेन होता है बेटा, ये जो 4 ब्रेन होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा। 4 ब्रेन में आप लोगों के पास आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आप लोगों का जो मेजर मत्था ये आगे वाला है, इसको हम लोग 4 ब्रेन में कंसीडर करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। याद रखना, सेरिब्रम। देखो सेरिबेलम बोलेगा तो वो पीछे पहुंच जाएंगे। सेरिब्रम, BRUM, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस है, सारी चीज़ों को सोचना, लिखना, देखना, समझना, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये सारा काम किसका होता है बेटा? आपके 4 ब्रेन में, सेरिब्रम का। लेकिन क्या सर 4 ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम होता है? तो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि 4 ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के अलावा 4 ब्रेन में हमारे पास बेटा हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये सारी चीजें 4 ब्रेन में इंक्लूडेड होती हैं। अब ये जो चीजें हैं इसके आगे का डिटेल कि भाई हमारे पास हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा सर, थैलेमस क्या काम करेगा, ये सारी डिटेल्स उसके बाद मिड ब्रेन और फिर हैंड ब्रेन थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आप लोग मुझे बताओ, जो मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताया और इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? रोक सकते हैं आज की क्लास को? तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।